नमस्कार, आई वेलकम यू टू कांता एजुकेशन। मैं हूं चंदन चौबे। ये हो सकता है कि आप जानना चाहते हो कि आखिर 1962 में चाइना ने इंडिया पर वॉर डिक्लेयर ही क्यों किया। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि इसमें इतना सोचना क्या। चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, चाइना अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए उसने इंडिया पर अटैक किया होगा। और मैं ये नहीं जानता कि आपको एक रीज़न चाइनीज़ इन्वेजन का ये भी लगता होगा कि भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को शरण दी थी, इसीलिए चीन गुस्सा होकर 1962 में भारत पर हमला करता है। बट क्या ये रियलिटी है या जस्ट ओपिनियन? आई एम वेरी श्योर कि आप काफ़ी सरप्राइज होंगे इंडिया चाइना वॉर के सबसे सही रीज़न को जानकर। मैंने आपको अब तक ये नहीं बताया कि 1945 में दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक और था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज लेड बाय यूएसए और दूसरी और था सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज लेड बाय यूएसएसआर। क्या वाकई दो गुटों में बट गई थी दुनिया या फिर तीन? क्योंकि एक तीसरा ग्रुप भी था जिसको हम कहते हैं नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करने वाली कंट्रीज, जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, जो ना यूएसए के साथ थी ना यूएसएसआर के। एंड यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लीडर था उस वक्त हमारा प्यारा भारत। और क्या ये जानकर आप सरप्राइज नहीं होंगे कि चाइना भारत पर अटैक ही इसलिए करता है कि वो भारत को इस लीडरशिप की पोजीशन से हटाकर खुद इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की नज़रों में इनका लीडर बन जाए। क्योंकि ऑफकोर्सली चाइना चाह कर भी यूएसए या फिर यूएसएसआर को तो उनकी लीडरशिप की पोजीशन से हटा नहीं सकता था। मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था कि इंडिया चाइना से 1962 का वॉर हार गया था, लेकिन बाद में जब 1971 में इंडिया ने यूएसए सपोर्टेड पाकिस्तान को बैडली डिफीट किया तो ये इनडायरेक्ट रिप्लाई 1962 के वॉर का चाइना को भी था। इससे इंडिया का जो मोराले है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया। और क्या आप ये समझ सकते हैं कि इसके बाद जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में कर लिया था तो ये भी यूएसए के खिलाफ इंडिया का एक पावरफुल स्टैंड था, और ये साथ में ही चाइना को भी एक मैसेज था कि इंडिया अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, राइट। और अब मैं ये बात शर्त लगाकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया ने चाइना के पाकिस्तान कार्ड को भी अब काफ़ी हद तक क्रश कर दिया है। मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि पाकिस्तान का हाल अब इतना बेहाल हो गया है कि इंडिया के खिलाफ खड़े होने की अब ना मिलिटरीली इसके पास पावर बची है और ना ही इकोनॉमिकली। और अब रिसेंटली क्या आप सरप्राइज्ड फील नहीं करेंगे ये जान करके कि G20 समिट में इंडिया ने कहा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी ग्लोबल साउथ की मोस्टली कंट्रीज उनकी वॉइस अब इंडिया बनेगा, जिससे ये साबित होता है कि इंडिया चाइना से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लीडरशिप रोल को छीनकर अब आने वाले समय में खुद ग्लोबल लीडर बनकर उभरने वाला है। आई एम वेरी श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि इस लेक्चर में मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि चाहे कोई भी हो वो ये नहीं समझ पाएगा कि इंडिया काफ़ी हद तक हर जगह चाइना को न्यूट्रलाइज करने लगा है। और अब हर कोई ये बात अच्छे से समझ ले कि इंडिया चाइना से रिलेटेड अपने पास्ट की सारी मिस्टेक्स को अब काफ़ी तेज़ी से सुधार रहा है। एंड दिस इज़ द फैक्ट कि चाइना अब अपने सारे मूव्स को फेल होता देख खुद हिमालयन रीजन में 2020 में आकर बैठ गया था। बट नाउ यू कैन सी गलवान वैली में भी चाइना पिटा, फिर ताइवांग में भी भारत ने चाइना को अच्छे से बेटर ट्रीटमेंट दिया, और अब आगे भी मिलिटरीली चाइना के मन में भारत का डर बैठेगा ही। अब जरा सोचिए, क्या आप चाइना के इस फ्रस्ट्रेशन को पहले इतने अच्छे से समझ पाए थे? और मैं ये भी नहीं जानता कि क्या आपने ये नोट किया होगा कि नहीं, इंडिया भले अब चाइना को अच्छे से जवाब दे रहा हो, बट येट
इंडिया इज डूइंग बिगेस्ट स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक इन केस ऑफ चाइना। और इस मिस्टेक को अगर इंडिया सुधार ले तो चाइना पहले से भी और डरकर चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाएगा। एंड यू माइट फील इंटरेस्टिंग टू नो डेट इन सारे वॉर में अब तक चाइना ही वॉर फील्ड डिसाइड करता आया है। अब यही काम इंडिया को करना है। ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया को चाइना के खिलाफ काफ़ी पावरफुल बना देगा। हो सकता है आप ये समझना चाहते हो कि ओवरऑल ये स्ट्रेटजी क्या है, तो इस केस में जो मैंने आपको अब तक नहीं बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मानी जाती है। क्लास विड्स वार्निंग जो ये है वो है, ये कहती है कि दुश्मन को अक्सर उसके चुने वॉर फील्ड में हराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो डिफेंसिव मोड में आने की बजाय आप दुश्मन के खिलाफ अपना वॉर फील्ड तैयार कीजिए जिसमें दुश्मन काफ़ी वीक हो। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा इसे समझने के लिए। जस्ट हेयर सी द वॉर एंड वॉरफेयर लाइक थिंग। वॉर में आपका आ जाता है कन्वेंशनल वॉर, नॉन कन्वेंशनल वॉर, न्यूक्लियर वॉर। ये वॉर के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। और वॉरफेयर में आपका आता है लैंड, एयर, सी, स्पेस, साइबर स्पेस। और ये वॉरफेयर के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अब इस वॉरफेयर वाली लिस्ट में आप देखिए कि आपका दुश्मन कहाँ सबसे ज़्यादा वीक है। फिर दुश्मन अगर लैंड से अटैक कर रहा है तो आप एयर, सी, स्पेस या साइबर स्पेस, जहां दुश्मन वीक हो वहां से अटैक करें। इससे आप एक की बजाय 2-3 भी इस लिस्ट में से चुन सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी जानता हूं कि आप ये समझना चाहते हैं कि ये तीनों वॉर फॉर्मेट का मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। काफ़ी सिंपल है ये। कन्वेंशनल वॉर में दोनों देश की मिलिट्री आमने सामने होती है और इसका प्राइमरी पर्पस होता है दुश्मन देश की टेरिटरी को कैप्चर करना, जैसा रशिया यूक्रेन के केस में है। ये एक कन्वेंशनल वॉर का एग्जाम्पल है। और नॉन कन्वेंशनल वॉर में सेना नहीं लड़ती किसी देश की आपस में। यहाँ पर इसमें एक देश दूसरे देश के खिलाफ सेपरेटिज्म, सिविल वॉर, टेररिज्म, इन सब इश्यूज को बढ़ाने की कोशिश करता है दूसरे देश में। और इसका प्राइमरी पर्पस होता है कि दुश्मन को कमज़ोर बनाया जाए। इसमें मीडिया वॉर, साइबर वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, हाइब्रिड वॉर, ये सब भी आ जाता है। एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियर वॉर। क्वाइट सिंपल, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। इसमें सिर्फ न्यूक्लियर वॉर का वॉरहेड्स का इस्तेमाल होता है। अब क्या आप ये समझ सकते हैं कि चाइना अगर हिमालयन रीजन को चुन रहा है तो इंडिया के खिलाफ अटैक करने के लिए, तो यहाँ पर इंडिया को अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाने के लिए अपना एक डिफरेंट वॉर फील्ड चाइना के खिलाफ तैयार करना चाहिए। और इंडिया के केस में है ये सी, यानी कि समुद्र। और ग्रेट निकोबार आइलैंड इसमें इंडिया की काफ़ी हेल्प कर सकता है, इसीलिए इंडिया ने इसको अपना नेवल बेस भी बना लिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि इसे चाइना काफ़ी डर जाएगा? तो इसका रीज़न है मलक्का स्ट्रेट। चाइना को मलक्का स्ट्रेट से जो दूरी पड़ती है वो लगभग 1500 मील की पड़ती है और ग्रेट निकोबार से ये दूरी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ 200 मील। और इस रूट से चाइना को अपना क्रूड ऑयल ले जाना होता है, ट्रेड करना होता है। तो अगर इसे रोक दिया जाए इंडियन नेवी के द्वारा तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि यहाँ चाइना के कितने रिसोर्सेज को इंडिया वेस्ट करवा सकता है। और मैंने आपको अब तक ये बताया नहीं कि इंडिया $100 बिलियन का फंड प्लान कर रहा है डिफेंस वेपन्स को खरीदने के लिए। तो अब मैं ये जानता हूँ कि आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया को चाइना के खिलाफ ये स्ट्रेटजी यूज़ करना कितना ज़रूरी है। नहीं तो हमें अपने पैसे जो ये $100 बिलियन हैं वो चाइना के अकॉर्डिंग खर्च करने पड़ेंगे, ना कि अपनी डिफेंस नीड के अकॉर्डिंग। इसीलिए इस स्ट्रेटजी का चाइना पर इस्तेमाल होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड नाउ आई एम वेरी श्योर कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। क्या आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं?
या फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। और फाइनली मैं आपको ये बताना भूल गया था कि हमारे YouTube चैनल पर यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है। इसकी काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है। इन वीडियो से हो सकता है आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो, इसको देखना चाहते हो और इससे अपने आंसर राइटिंग स्किल को फर्दर अपग्रेड करना चाहते हो। थैंक यू।